रहे हैं नवीन स्टडी क्लासेज। इसका आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है। कुल 75 वर्ष। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राजवंश रहता है। इसके पहले जो 4 राजवंश हुए, जिसमें से मुख्यतः तुर्क और मध्य एशियाई के मुसलमान शासक थे। इस वंश में 3 शासक हुए जिन्होंने 75 वर्ष तक शासन की। प्रथम बहलोल लोधी, जो इसका संस्थापक था 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। दूसरा उसका पुत्र सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। और थर्ड लास्ट में इब्राहिम लोधी, जो इस वंश का अंतिम शासक था 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश प्रथम अफगान शासक था, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से शासन प्रारंभ करता है। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। बहलोल लोधी एक दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिक शासक था। शासक बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार कर षड्यंत्रों को दबाता है। उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। वह अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मान अमीरों सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। यह प्रथम ऐसा शासक था जो अपने सामंतों के साथ कालीन पर उसके साथ बैठता था। वह खुद को सुल्तान नहीं बल्कि सरदारों में प्रथम समकक्ष मानता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो अपने अमीर सामंतों के साथ जमीन पे कालीन पे बैठता था और अपने आप को प्रथम समकक्ष मानता था? तो उत्तर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अपने अमीरों और सरदारों को बहुत ही आदर करता था। उन्हें वह मसनद ए आली के नाम से पुकारता था। बहलोल लोधी ने बहलोली नाम का चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के शासन से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय अर्थात लेन देन का मुख्य साधन बना रहा। 1487 ईस्वी में उसने ग्वालियर के शासक मान सिंह को पराजित कर 80 लाख टन का नजराना प्राप्त किया। ग्वालियर से लौटते समय वह बीमार हो गया और जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपने देखा बहलोल लोधी ने सामंतों और सरदारों को मिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया। एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहलोल लोधी के समय में अफगान सरदार और सामंत बहुत सारे थे। साथ ही बहलोल लोधी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे हिंदू सरदारों को भी जगह दे रखा था, जो इसके जीत में और शासन चलाने में काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं, जिनमें राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय त्रिलोकचंद्र, राय नरसिंह सिंह इत्यादि बहुत सारे हिंदू प्रमुख सरदार थे। बहलोल लोधी 1489 में शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सिकंदर लोधी के रूप में 1489 में गद्दी संभालता है। सिकंदर लोधी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसके बहुत सारे सरदार उसे सुल्तान का दर्जा देने से संकोच करते हैं, क्योंकि सिकंदर लोधी की माता जयवंद एक हिंदू महिला थी, है ना। परंतु सिकंदर लोधी ने बड़ी चतुराई से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर हिंदू जनता के प्रति आक्रामक रूप अपनाकर अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में पेश करता है। तब जो उसके कट्टर सरदार थे वो सिकंदर लोधी के प्रति अपना स्वयं भक्त पेश करते हैं। सिकंदर लोधी ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, मूर्तियों को तोड़फोड़ की और उनकी जगह मस्जिद का रूप दे देता है। नागरकोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर कसाईयों में बांटता है, ताकि वो उस मूर्ति के से मांस तौले, है ना। शीतला माता, जिनको चेचे के देवी कहता है, उनकी पूजा पर प्रतिबंध
और हिंदुओं पर जजिया कर लगाता है। थानेश्वर के पवित्र तालाब एवं जमुना नदी में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगाता है एवं बाल मुड़वाने पर भी प्रतिबंध लगा देता है। इसके अलावा मुसलमानों पर प्रचलित कुछ कुप्रथाओं पर भी रोक लगाता है, जैसे मुहर्रम में ताजियां निकालना बंद करवाता है, मुस्लिम महिलाओं को पीरों, संत और फकीरों की मज़ारों पर जाने पर रोक लगाता है। उपयुक्त कारणों से इस बार सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक कट्टर धार्मिक सुल्तान के रूप में उभरता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में धार्मिक रूप से सबसे कट्टर सुल्तान किसको मानता है, तो सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी ने कृषि और उसके विकास के लिए काफी प्रयास किए। सभी आवश्यक वस्तुओं का कीमत भी कम किया था, है ना। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया, जिसे गज सिकंदरी कहा था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, भूमि पैमाने के लिए गज सिकंदरी किससे संबंधित है, तो सिकंदर लोदी। 1494 ईस्वी में सिकंदर ने बनारस के शासक पर हमला करता है, जिसका क्षेत्र बिहार के तिरहुत मिथिला क्षेत्र तक रहता है, उसको वह विजित कर लेता है। 1504 में ही सिकंदर लोदी ने राजपूताना एवं द्वार पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा नामक शहर की स्थापना की थी। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। 1506 ईस्वी में आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाकर आगरा में एक बादलगढ़ के किले का निर्माण करता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बादलगढ़ का किला कहां है, तो आगरा में, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। वह फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से वह कौन शासक था जो कविताएं लिखता था फारसी में, तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के काल में ही संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी का वजीर मियां भोइया एक प्रतिष्ठित विद्वान था, जिसने तीबे ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की थी। यही वजीर मियां भोइया जो था 1505 में दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाता है ना। मोठ एक प्रकार का दाल का किस्म है, जिसे बेचकर यह मस्जिद बनवाई गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मोठ की मस्जिद। ये क्वेश्चन आते रहता है कि मोठ की मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी के वजीर या प्रधानमंत्री मियां भोइया ने। सिकंदर लोदी का कथन था, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसका था, दे देगा और ऑप्शन के रूप में रहेगा, तो आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है। उसके उपरांत 1517 में इसी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, जो अंतिम शासक भी रहता है, गद्दी संभालता है। में सभी अफगान सरदारों का इब्राहिम लोदी को समर्थन मिलता है, लेकिन इब्राहिम लोदी कुछ सरदारों को कुचलकर अपना सत्ता सुदृढ़ करना चाहता था। अतः फलतः उसके पिता के समय के जो सरदार थे, उसका समर्थन उसको मिलना बंद रहता है। 1518 ईस्वी में सिकंदर लोदी ग्वालियर पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर 1518 ईस्वी में
मेवाड़ के शासक राणा सांगा से भिड़ जाता है, जो खतौली के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भयंकर लड़ाई होती है जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हो जाता है। इब्राहिम लोदी अपनी पराजय का हार का बदला लेने के लिए 1 वर्ष के बाद दोबारा आक्रमण करता है, जहां धौलपुर के निकट राजपूतों से पुनः पराजित हो जाता है। इन 2 युद्धों में बुरी तरह पराजित होने के बाद लोगों में यह बात फैल जाता है कि इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक है। ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर इब्राहिम लोदी का घोर विरोधी और दुश्मन, उसका अपना ही चाचा आलम खां लोदी और पंजाब लाहौर का उस समय का सूबेदार दौलत खां लोदी, दोनों काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। फलतः बाबर 21 अप्रैल 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी से भिड़ जाता है। इब्राहिम लोदी लड़ तो अच्छा रहता है, बट उसमें बाबर ने अपने रणनीतियों से इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित करता है। फिर भी इब्राहिम लोदी रणभूमि छोड़ता नहीं है और लड़ाई करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में हमेशा आते रहता है ना, कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मृत्यु को या वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह अकेला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इस तरह से मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी उसका आंसर होगा। 1526 21 अप्रैल को पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर जीत जाता है। और आपने देखा कि 1206 ईस्वी से चलता हुआ दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर 5वां अवंती राजवंश लोदी वंश 1526 में खत्म होता है और भारत में एक नया ही साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत साम्राज्य खत्म होकर एक नया साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी लगभग 320 वर्षों के शासन में 5 राजवंश आते हैं और अंततः 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। 5 राजवंशों का लगभग 90% प्रश्न उत्तर हमने कवर किया है। जो थोड़े बहुत छूट उठ गए हैं उसके लिए एक स्पेशल दिल्ली सल्तनत का 1 लाइनर क्वेश्चन लाएंगे, ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वही पूरा कर सके, है ना। ऐसे ही फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद।